भारतीय रेलवे विगत 153 वर्षों से अपने मूल मंत्र सुरक्षा संरक्षा सहित एक आरामदेह सेवा के साथ राष्ट्र हित में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस क्रम में वर्ष 2000 में जर्मनी से आए हुए एलएचबी कोचों द्वारा हम देश के नागरिकों को एक सुरक्षित सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो सुरक्षा क्या है? किसी भी सिस्टम में उत्पन्न होने वाले संभावित दुर्घटनाओं को निराकरण या रोकथाम करना इसकी सुरक्षा है। इस क्रम में ट्रेन पार्टिंग, जो कि यात्रा के दौरान हमारे न चाहने, हमारे डिमांड न करने के पश्चात भी ट्रेन गतिमान अवस्था में दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाए, इसे ट्रेन पार्टिंग कहते हैं। तो एलएचबी कोच के AAR एच टाइप टाइट लॉक कपलर में इस ट्रेन पार्टिंग को वर्टिकल रूप में इसके एंटी क्लाइंबिंग फीचर के द्वारा, इसके डबल हेड रिस्ट्रक्टर के द्वारा, जो कि पावर कार और लोको के मध्य होता है, और गतिमान अवस्था में इसकी हेडलेस योक पिन यात्रा के दौरान गिर न जाए, तो इसकी रोकथाम के लिए किस प्रकार स्टिफनर प्लेट का प्रयोग किया जाना है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी नई और कंडेमिंग थिकनेस क्या है, उसको कैसे बदला जाना चाहिए। आइए इस अध्याय में हम AAR एच टाइप टाइट लॉक कपलर में इस सुरक्षात्मक प्लेट का, जिसको स्टिफनर प्लेट जो 8 mm की है, उसके विषय में जाने। अभी आपने उपरोक्त चलचित्र में एक कोचिंग स्टॉक, चाहे एलएचबी हो, आईसीएफ हो, जो AAR अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रेल रोड के एच टाइप सीबी से सुसज्जित थे, और उनकी अवांछनीय, जब हम नहीं डिमांड कर रहे और वो चलते समय दो भागों में बट जाए या दो से अधिक बढ़ जाए, तो किस प्रकार ये बहुमूल्य मानव जीवन रेल संपत्ति के लिए विनाशकारी सिद्ध होगी, इसकी आप कल्पना करें। एक वास्तविक घटना है। तो इस प्रकार भारतीय रेल ने AAR एच टाइप कपलिंग CBC, जिसमें ये ड्राफ्ट है, वो CBC यहां पे लगेगा, और ये योक पिन 79.3 mm की योक पिन, जो SS की पिन है, वो इस पे इंसर्ट, नीचे से इंसर्ट की जाती है ऊपर की तरफ, और उसके नीचे ये इसका जो फ्रंट कैरियर प्लेट है, और उसके बीच में एक इस प्रकार की 8-10 mm की ये प्लेट, जो वर्तमान में बढ़ा दी गई है, MS की प्लेट इसमें डाली जाती थी, ताकि कभी भी चलते समय ये हेडलेस पिन नीचे ना गिर जाए, ट्रेन दो भागों में बट ना जाए। तो इसको रोकने के लिए स्टिफनर प्लेट की क्या आवश्यकता है, क्या इसके काम है, क्या इसकी मेजरमेंट है, और कब इसे बदला जाना चाहिए, कब इसका इंस्पेक्शन, चेक, एग्जामिनेशन होना चाहिए। आइए RDSO 2011 पंपलेट और उसके अमेंडमेंट 2024 में, रेलवे बोर्ड और RDSO के नोटिस 7 मार्च 2025 में क्या क्या महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, जो कि ट्रेन पार्टिंग को रोकने में मददगार हो और ये दुर्घटनाएं न्यूनतम हो, इसका अध्ययन करें। सबसे पहले आपने पढ़ा कि जब ये J प्रकार का ट्रेन पार्टिंग कौन सा है, जब अनवांटेड, हमारे ना चाहने पर दो भाग में बट गया, ये रेलवे एक्सीडेंट मैनुअल में J प्रकार का एक्सीडेंट है।
ट्रेन पार्टिंग एस टाइप कपलिंग की बात चल रही है, चाहे वो एलएचबी में हो चाहे वो आईसीएफ में हो, दो प्रकार से हो सकती है। एक तो वर्टिकल ट्रेन पार्टिंग, दोनों सीबीसी ऊपर नीचे हो जाए, जिसको आपने लोगों में देखा होगा ना, हमने डबल हेडेड डिस्ट्रैक्टर लगाया है, अभी हम फिल्म दिखाते हैं, और एक एंटी क्लाइंबिंग ट्रिगर जो एस टाइप कपलिंग है, ये आप देख रहे हो, इसमें हॉर्न एंड पॉकेट होते हैं। हॉर्न एंड पॉकेट क्या होते हैं? हॉर्न एंड पॉकेट के कारण ये देखिए, ये एक दूसरे में समायोजित हो जाते हैं और इसका हॉर्न एंड पॉकेट इसको ऊपर नीचे होने नहीं देता। ये हॉर्न और ये इसके पॉकेट, ये इसके अंदर घुसेगा तो ऊपर नीचे की ट्रेन पार्टिंग तो आपकी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। ठीक है, अब रही हॉरिजॉन्टल ट्रेन पार्टिंग, जो एलएचबी कोच आईसीएफ एस टाइप कपलिंग में जब भी होती है तो लगभग हॉरिजॉन्टल ट्रेन पार्टिंग होती है। ठीक है, एस टाइप कपलिंग की विशेषता थी कि एक्सीडेंट के समय ये एक दूसरे में बंधे रहते हैं, जल्दी से एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते, ये इनकी विशेषता थी। तो इसमें फिर हॉरिजॉन्टल ट्रेन पार्टिंग की संभावना एक बार तो अनकपलिंग हो जाए, कपलिंग ना हो, चलो ठीक है। लेकिन जो आज का विषय है, ब्रेकेज ऑफ वियर ऑफ सीबीसी कंपोनेंट्स ड्यू टू इनहेरेंट डिफेक्ट्स और फेलियर ऑफ द ड्राफ्ट गियर, तो ड्राफ्ट गियर का फेलियर इन दो कंपोनेंट में, यही स्टीफनर प्लेट जब पंचर हो जाए तो उस हिस्से से वो योक पिन, मेन पिन नीचे गिर जाती है। इस हिस्से से ये देखिए, ये पंचर हो गया ना, तो ये पिन गिर जाएगी, ट्रेन पार्टिंग हो जाएगी। तो इसको हमें आज अध्ययन करना है, कैसे कम से कम करना है। ये एंटी क्लाइंबिंग पिक्चर मैंने बताया। अब सीबीसी क्या है आप जानते हैं, जो कि बफिंग अट्रैक्शन दोनों फोर्सेस को बिना बॉडी को किसी चीज को परमानेंट रेस्ट के हुए अंडर फिन पर फिर ट्रॉली के माध्यम से रेल पथ पर भेजता है। ठीक है ना, सीबीसी क्या कर जोड़ता भी है, पहले तो कपल करता है, फिर ट्रेनों को चलाता है और फिर ब्रेकिंग और ट्रैक्शन फोर्स को ट्रांसफर करता है। ये एलएचबी कोच है, ये इसका कपल्ड है। अब आइए, भारतीय रेल में वर्तमान में 8 प्रकार के सीबीसी ओईएम अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मतलब अपने सीबीसी कपलर एस टाइप देख रहे हैं, जिसमें डेनलर, एस्कॉट, फेबले, फ्रंटियर, जुपिटर, एनडब्ल्यूएफपी, सनरो और यूथ टर्बो। ये 8 प्रकार के सीबीसी हमें सेवा प्रदान कर रहे हैं। एक बार पुनः आप स्टीफनर प्लेट की हमें पढ़ाई करनी है, तो स्टीफनर प्लेट इस वाले हिस्से में, ये जो रियर कैरियर है, इसका रियर कैरियर प्लेट है, इसके अंदर इन 2 बोल्टों के सहारे ये अंदर जाती है और इस होल को बंद कर देती है। ठीक है ना, तो ये स्टीफनर प्लेट है। स्टीफनर प्लेट का कार्य क्या है, जो इसके अंदर लगी हुई है, इसका कार्य है मजबूती प्रदान करना। भाई उसको कपल, जब भी ट्रैक्शन और बफिंग फोर्स आएंगे तो पिन में मूवमेंट होगा। सीबीसी में जब भी सीबीसी जुड़ेगा तो सीबीसी क्या करता है, कुछ डिग्री कर्व पर इधर भी होता है, ठीक है, ऊपर नीचे। तो इस सब के जर कहेंगे सीबीसी के ड्राफ्ट गियर पे, योक पिन पर। और उसके बाद इसमें अभी मैं बताऊंगा इसका यदि इलास्टिक, स्पेरी इलास्टिक बोलते हैं, स्पेरिकल इलास्टिक का जो रबर होती है, जो बुश बोलते हैं कुछ, इसमें स्काउट वगैरह में आपने देखा, पहले कोनिक का, पहले एक रेक्टेंगुलर था, गोल सर्कुलर एक बुश होता है। यदि वो बुश की रबर पेरिस्ट हो जाए, टूट जाए, तो पिन का क्लियरेंस बढ़ जाता है, पिन ज्यादा वो करती है। एक और बात कि जब भी ये कपलर वर्किंग करेगा तो कभी इसमें ट्रैक्शन होगा, कभी बफिंग होगा, तो एक समय आता है थोड़ी देर के लिए क्लियरेंस बढ़ने पर पिन जो है नीचे जो है स्टीफनर प्लेट पर क्या करेगी, टक्कर देगी। ठीक है ना, जब भी ऊपर नीचे होगा तो ये इसको टक्कर देती है और इस पर अपना पंचिंग का कार्य करती है। तो यदि हम इसको ढंग विजिलेंट हमारा मेंटेनेंस हो, हर D1 पहले D3 में था, अब D2 में हो गया। पहले 6 महीने SS1, SS2, SS3 में चेक होती थी, लेकिन अब D2 प्रति माह में इसको एक बार चेक करना है और इसकी स्टीफनर प्लेट की थिकनेस लेनी हो। मैं बताता हूं कैसे। स्थिरता बढ़ती है,
इसकी वजह ये वो प्लेट है, स्टीफनर प्लेट, जो इसके अंदर इन दो बोल्टों से होती हुई कैसल नट के साथ इसको सरका दी जाती है और ये इसको बंद कर देता होल को। तो ब्लैंकिंग क्या होता है? ब्लैंकिंग वो ऑपरेशन है जब लगातार इस पर 79.3 mm की एसएस की पिन इस पे लगातार टक्कर मारती है। तो ये एमएस का है, थोड़ा सॉफ्ट था पहले की बात बता रहा हूं। ये क्यों घटना है? ये सॉफ्ट था, वो एसएस की पिन इसको ठोकर मार मार के हैमरिंग कर करके एक दिन इसको तोड़ देती थी, यदि सही समय पर हमने इसको जांचा नहीं। कहां गलती हुई कि हमने इसके शेड्यूल पे मंथली 6 महीना जो भी था इसकी प्लेट को जांचा ही नहीं। अब स्टीफनर प्लेट जो पहले के निर्देश थे कि पहले केवल SS1, अब D2 मंथली, 6 मंथली और SS1, SS2, SS3 पे तो इसको पूरा बदल देना है। तो पहले ये D3 शेड्यूल में अल्ट्रासोनिक, अब D2 में ये नापी जाती है और यदि 6 mm से कम हो जाए, पहले इसकी प्लेट की थिकनेस 8 mm थी जो 4 mm पे बदली जाती थी, लेकिन जब ये घटनाएं घटी तो फिर रेलवे बोर्ड ने इसका संशोधन, उसमें क्या था, क्यों होता था कि बहुत समय से एक तो इसमें कोरोजन लगता था, प्लेट में कोरोजन लगता था, हीटिंग होती थी और बिल्कुल प्लेट और उसके बीच वो हिस्सा जो भी कोरोजन होगा वीक पड़ेगा। तो इसके बाद आरडीएसओ ने एक रेड ऑक्साइड पेंट भी इस पे करने का प्रावधान किया और इसके मेट्रोलॉजी, हाई कास्ट मेट्रोलॉजी इसमें बनाई, हाई कास्ट मेट्रोलॉजी बनाई, इसको हार्डन किया और उसके बाद स्टीफनर प्लेट की मोटाई भी 10 mm तक कर दी। ध्यान दे रहे ना आप, 8 mm से 10 mm कर दी और इस प्लेट की मोटाई भी 8 mm से 10 mm कर दी, कई जगह 10 mm से भी ज्यादा है। ये वो ड्राइंग है, आरडीएसओ का एक स्केच है, ये 8 mm की जगह क्या हो गया 10 mm, बाकी सारी डायमेंशन सेम है, 135 × 410 mm, 8 mm मोटी। ये इसका साइड व्यू है, ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू है और ये इसका टॉप व्यू है और इसका फ्रंट व्यू है। आप समझ गए? ये दो जो होल किस चीज के हैं? ये दो होल कैसल नट M16 का जो बोल्ट है उसको ऊपर से डाला जाता है, नीचे से कैसल नट कट से जाते हैं। ये वो स्टीफनर प्लेट है, ठीक है ना। ये दो होल इसमें चले जाएंगे। आगे देखिए, अब स्टीफनर प्लेट और थोड़ा सा क्लियर कीजिए, बैलेंस ग्राफ्ट गियर में कैसे डाली जाती है। तो ये वो फोर्क का, ड्राफ्ट गियर का फोर्क है, ये स्पिन जाती है, यह इसका स्फेरिकल इलास्टोमेरिक रबर है जिसको बेयरिंग बुश कहते हैं, इसके अंदर ही जाएगी। जब ये रबर खत्म हो जाती है तो ये इसका क्लियरेंस बढ़ जाता है और ये ज्यादा वाइब्रेशन करती है। तो और इसके अंदर ये देखिए, ये एक्सेल स्टीफनर प्लेट इसके अंदर जाती है, ठीक है। ये देखिए, ऊपर से व्यू देख लीजिए आप, और इसके दो होल है जो इसमें M16 के बोल्ट, इसमें सारे M16 के हैं। तो इस प्रकार इसका कोच के अंडर फ्रेम में, जहां पे ड्राफ्ट गियर और हमारा CBC मिलता है, वहां पर इसको हम लगाते हैं। तो अब आए आगे देखें कि इसकी ब्लैंकिंग क्या होती है। ब्लैंकिंग वो प्रक्रिया है कि जिसमें ये देखिए आप, ब्लैंकिंग क्या है कि ये स्टीफनर प्लेट जब इस पे ऊपर से रस्टिंग हो जाए, पतली हो जाए, 4 mm, 4.5 mm जो केस हुए अभी वो सब 4.5-5 mm के, इसलिए रेलवे बोर्ड ने मिनिमम 6 mm की स्टीफनर प्लेट को अलाउ करने के लिए कहा है। और जब तक कोई नया हार्डन मटेरियल वाली स्टीफनर प्लेट नहीं आती तब तक इन सब प्लेटों को नई प्लेटों से बदलने का आदेश दिया है। ब्लिंकिंग ये होता है कि ये प्लेट, ये छेद हुआ और पिन यहां से ड्रॉप आउट हो गई, दैट इज कॉल्ड ब्लिंकिंग। अब आए, रेलवे बोर्ड ने इस घटना को रोकने के लिए क्या क्या दिशा निर्देश दिए। इस प्रकार आपने H टाइप CBC में जो बैलेंस्ड ड्राफ्ट गियर में लगे हुए
स्टीपनर प्लेट जिसकी कि पहले बताया था ड्राइंग के अनुसार थिकनेस 8 mm, अभी ये ड्राइंग थी ना, इसकी लंबाई चौड़ाई 8 mm थिकनेस की ये जो स्टीपनर प्लेट है, अब इसकी थिकनेस 10 से 12 mm कर दी गई है और मटेरियल का ग्रेड तो आपने देख लिया ये कहाँ स्थित है, ठीक है ना। अब जबकि रिसेंट 2023-24 में 2 से 3 केस इस प्रकार के हुए कि स्टीपनर प्लेट ब्लिंकिंग आउट होकर, ब्लिंकिंग मतलब वो वहां से ब्लैंक होकर, छेद खुलकर या पंचर होकर पिन नीचे गिर गई और 2 से 3 केस ट्रेन पार्टिंग के हो गए। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन जो किया गया तो इसमें यह पाया गया कि वो जो पिन थी, स्टीपनर प्लेट की जो थिकनेस थी वो 5.4 से 5.6 तक मैक्सिमम उसकी थिकनेस, मिनिमम थिकनेस उसकी ये रही। तो इस प्रकार इसको विचार करने के बाद जर्नल रेलवे आरडीएसओ ने विचार किया कि एक तो थिकनेस, स्टीपनर प्लेट की थिकनेस बढ़ाकर ग्रेड 5 की इस मटेरियल की कर दी जाए, क्योंकि मैंने बताया ना पिन एसएस की है और स्टीपनर प्लेट एमएस का थोड़ा सॉफ्ट है, तो नेचुरली सॉफ्ट चीज जल्दी टूटेगी या पंचर होगी या क्रैक होगी, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी एक तो हार्डनेस को बढ़ाया जाए, दूसरा रिवाइज एक नया स्पेसिफिकेशन जो इस स्टीपनर प्लेट की ग्रेड 5 की हार्डनेस की स्टीपनर प्लेट अब प्रयोग की जाएगी। और ये किस किस में, ये 6 मेक, मैंने बताया टोटल 8 मेक थे, तो सैंड्रॉक, वेबटेक, एस्कॉट, FACIL, NFWP, मैसेज जुपिटर, जिनमें पिन का प्रोविजन था। ये बता दूं मफ टाइप कपलिंग जो डेनलर के थे, FTIL के थे, उसमें जो F टाइप कपलिंग में पिन नहीं होती वो नट बोल्ट से सिक्योर होता है, इसलिए उसमें इसका प्रोविजन नहीं है। तो इस 6 में इनहेंस्ड मतलब कौन सी, ये वाली स्टीपनर प्लेट की थिकनेस बढ़ाई जाएगी, हार्डन किया जाएगा और इसको हम उसके बाद प्रयोग की जाएगी। दूसरा कि जब तक पूरी सप्लाई, एक दिन में तो सप्लाई मिलेगी नहीं, ICF और LHB के कई हजारों केस है, तो जब तक ये सप्लाई नहीं दी जाती तो इसका चेकिंग की जाएगी। D2 पहले D3 में होती थी, अब मंथली 6 मंथली इसकी थिकनेस चेक होगी। किसकी थिकनेस, इस प्लेट की थिकनेस इन सूट मतलब वहीं पर लगे लगे। अभी आप प्रैक्टिकल वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम अल्ट्रासोनिक मेजरिंग गेज या अल्ट्रासोनिक डिवाइस से एक प्रोब के माध्यम से इन सूट वहीं लगे लगे, केवल इसकी दोनों इस नटों को M6 के ये 6 नट खोलने M16 के, इनको ढीला करना है और इनको ये बदलने के लिए पहले तो यहीं पे 5 जगह 1 2 3 4 5 जगह थिकनेस प्रोब के द्वारा चेक होगी और फिर बदलने के लिए इन 6 बोल्ट और 2 कैसल नट को खोलकर इसको लूज करना और इससे निकालना, ये बदली जाएगी, ठीक है ना। तो 5 पोजीशन पे आपको लेना है। यदि ये किसी भी एक जगह 6 mm से नीचे चली जाए तो आपको विदाउट फेल 100% और उसी समय, चाहे आपके पिट लाइन में हो या कोच केयर सेंटर में जाकर इसको बदलना पड़ेगा नए स्टीपनर, ठीक है ना। तो तब तक ये हमें रेमेडीज करनी पड़ेंगी। दूसरा जो पूर्व में मैंने बताया 8 mm की जो प्लेट थी वो 4 mm पे शुरू स्टार्टिंग में वो चेंज होती थी और उसमें एग्जामिनेशन का इतना D2 का नहीं था, अब एग्जामिनेशन होगा। और S1 ये देखिए, स्टीपनर प्लेट ऑफ द कोचेस शुड आल्सो बी SS1 जो 18 महीने में डीपॉप होता है, SS2 SS3 जो 36 और 72 महीनों में वर्कशॉप में होते हैं, कि ये 100% मस्ट चेंज आइटम है, मस्ट चेंज आइटम होता है, ठीक है। 6 महीने में तो 6 साल में तो पूरा CBC चेंज होता है, ओवरऑल होता है, लेकिन उसके बाद लास्ट में जो स्टीपनर प्लेट आपने इस प्रकार बदली है
करेक्ट है तो उसको आपको रेड ऑक्साइड प्राइमर से इसको रेड ऑक्साइड करना पड़ेगा, क्विक ड्राइव या ब्लैक पेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोरोजन के कारण ही सबसे ज्यादा इस देखिए ना ये ब्लैक पेंट है, तो आपको ये करने के बाद इसको रेड कोरोजन इस प्रकार करना है कि कोरोजन की संभावना मिनिमम हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। और इसको ये हिंदी में वही वर्जन है, कब जांच करनी है 6 mm से नीचे, ये हिंदी में इसलिए दिया है जो हिंदी भाषी लोग हैं वो इसको हिंदी में भी पढ़ लें। अब आइए किस प्रकार अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग गेज के माध्यम से डिपो पर, हम अपने दिल्ली डिवीजन के एक डिपो पर इसको प्रैक्टिकल मशीन का कैसे कैलिब्रेशन होता है, किस प्रकार इसको नापा जाना चाहिए, वो कौन से 5 स्थान हैं, इसको आप देखें इस वीडियो के माध्यम से। अब आए एक एलएचबी कोच पर। कोच चाहे आईसीएफ हो या एलएचबी, जो भी एस टाइप बीडीजी सीबीसी कपलर से युक्त है उसकी असेंबली को कोच पर समझें। मैंने बताया था कि सीबीसी विद ड्राफ्ट गियर इसके अंडर फ्रेम में, कोच बॉडी के अंडर फ्रेम में इंस्टॉल्ड है। इसमें ये रियर कैरियर प्लेट, जो ड्राफ्ट गियर और सीबीसी को रियर कैरियर प्लेट है, और ये फ्रंट कैरियर प्लेट, ये इन 2 प्लेटों के मध्य ये मेन पिन, सेंटर पिन या योक पिन, आप जो भी नाम इसे दे, टेक्निकल नाम जो भी है इसका, सेंटर पिन या मेन पिन, ये 79.3 mm की ये पिन है, एसएसटी पिन है, और ये इन दोनों को, ड्राफ्ट को और एस टाइप सीबीसी को जोड़े हुए रखती है। ये फ्रंट कैरियर प्लेट के साथ M16 के 6 बोल्ट, और ये M16 के ही 6 बोल्ट विद कैसल नट। ये भी आपको ध्यान करना, जब असेंबली होगी तो कैसल नट हमेशा डाउनवर्ड रहेंगे, और इनके मध्य ये इन M16 के बोल्ट से ये इसका स्टीफनर प्लेट, जिसके पूर्व में मोटाई 8 mm थी, बाद में इस प्लेट का मेट्रोलॉजी और हार्ड की गई और मोटाई 10 से 12 mm है। तो ये डिटेक्शन होल है इसका, जहां से हम यदि स्टीफनर प्लेट को हटा दें तो हम पिन को नीचे से इंसर्ट भी कर सकते हैं, इसको चेक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसी स्टीफनर प्लेट जो 10 से 12 mm की है, उसको हम किस प्रकार इसकी मोटाई नापेंगे, यही वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि ये फेल हो गया, पंचर हो गया, ब्लिंकिंग ये टूट के ये हट गया, तो पिन अंतोगत्ता नीचे गिरेगी और ट्रेन पार्ट जैसी भयानक दुर्घटना का कारण हो सकता है। एस टाइप सीबीसी की स्टीफनर प्लेट, जिसको कि कुछ घातक दुर्घटनाओं के बाद हमने 8 mm से उसके थिकनेस 10 mm या 12 mm तक की है, और इसके मेटल की हार्डनेस ग्रेडिंग भी अच्छी की है। अब इसकी थिकनेस, मोटाई को कोच पर बिना ज्यादा समय गवाए और बिल्कुल यथार्थ नाप के लिए भारतीय रेलवे ने सबसे आधुनिक और एक्यूरेट अल्ट्रासोनिक गेज को इसकी थिकनेस नापने के लिए प्रयोग किया। ये एक गेज है, सबसे पूर्व आप इसको देखें, हमें इसका ये कैलिब्रेशन है और इसकी एक्यूरेसी है ना 0.1 mm। इससे ये क्लियर हो रहा है कि ये 0.1 mm तक एक्यूरेट नापेगी, और इसकी रेंज देख रहे हैं ना आप, 1.2 mm से 300 mm तक ये बिल्कुल एक्यूरेट, और क्षण भर में आपको कोच पर ही स्टीफनर गेज की थिकनेस देगी। इसको सर्वप्रथम, दूसरा इसके साथ एक जेल है, इसको स्वयं टेस्ट करना है। इस जेल को लगाना है। जेल लगाने के क्या फायदा है? जब मानव शरीर का अल्ट्रासाउंड होता है या ईसीजी तो हर जगह जेल लगाते हैं। एक तो वो तरंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगों का रेंज सही बनता है, एयर स्पेस खत्म हो जाता है, किसी तरह की संभावनाएं
खत्म हो जाती है, बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग। और आप देखिए इसका सेल्फ कैलिब्रेशन है, नापने से पहले आप इसको इस पर लगी 4 mm की, ये जो है ना, इस प्रोब में जेल लगाना है, 4 mm पे रखना है। और आप देखिए यदि ये 4 mm आ जाता है तभी आपको स्टिफनर गेज की थिकनेस, सर आपने देखिए कैसे 4 mm। अब देखिए किसी भी स्टिफनर प्लेट की थिकनेस चेक करने से पूर्व आपकी मशीन स्वयं कैलिब्रेटेड होनी चाहिए या एक्यूरेटेड होनी चाहिए। इसके लिए यह 4 mm का पीस इस अल्ट्रासोनिक गेज के साथ है, जेल के साथ हमने इसको लगाया तो ये 4 mm थिकनेस बता रहा है। इसका अर्थ है कि अब हम जो भी नाप करेंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी और 0.1 mm के एक्यूरेसी के अंदर नापी जाएगी। अब आप अल्ट्रासोनिक गेज जो भी हमने दिखाई थी स्वयं भी कैलिब्रेटेड है और स्टिफनर प्लेट थिकनेस नापने से पहले आपने इसको चेक कर लिया ना, ये इस प्रोब और टेस्टिंग में 4 mm आया, वो करेक्ट है। अब आइए स्टिफनर प्लेट थिकनेस, जो इसके अंदर ये प्लेट दिख रही है आपको, ये स्टिफनर प्लेट थिकनेस जो फ्रंट कैरियर के अंदर इंसर्ट होकर इस सेंटर पिन या मेन पिन को सपोर्ट कर रही है और एक आधार प्रदान कर रही है। तो इस पिन स्टिफनर प्लेट की थिकनेस रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश अनुसार 5 बिंदु, एक सेंटर और 4 इसके पेरिफेरी पर नापने हैं। किस प्रकार ना है, सबसे पहले आप इसको डस्ट से, धूल इत्यादि से बिल्कुल फ्री करें। इसके पश्चात प्रॉपर जेल मैंने क्या बताया था, जेल क्या काम करेगा, जेल इसमें एयर गैप को खत्म करेगा और इसकी जो अल्ट्रासोनिक की जो रेज हैं इनको प्रॉपर स्टिफनर थिकनेस से गुजार कर आपको सही। अब देखें, प्रथम आप केंद्र में इसको नापें, ये रीडिंग आपकी स्टेबल हुई 8.1। इसके बाद इसकी 4 पेरिफेरी पर और किनारे 8.1, ये भी 8.1 है। दूसरा तीसरा बिंदु, हर बार आपको जेल, जैसे ये टेक्नीशियन महोदय लगा रहे हैं, हर बार आपको जेल लगाना है। तीसरा पॉइंट 8.2। अब चौथा, इसके पूरे इस प्रकार लगाएं कि पूरी पर किनारे साइड और 7.6 और एक अब इस बिंदु पर इस प्रकार आपने लगानी स्टिफनर प्लेट की पूरी पेरिफेरी और केंद्र। ये 5वां केंद्र 7.9 mm, ये आप देख रहे हैं 8.2 से 7.9 mm मिनिमम रहा, क्योंकि ये 6 mm से ज्यादा है, अतः आपके लिए ये उपयुक्त है। और इसकी जांच D2 शेड्यूल मतलब प्रतिमाह होगी और हर बार SS1, SS2, SS3 में ये कंप्लीटली 100% स्टिफनर प्लेट चेंज होंगी। और यदि ये 6.0 mm से थोड़ा भी नीचे हो उन 5 नाप में से कोई एक, तो फौरन आपका पहला काम है सेवा में जाने से पूर्व कोच को चाहे वॉशिंग लाइन, कोच केयर सेंटर में TBS कराकर इस स्टिफनर प्लेट को बदलना है। इसमें 3, 6 और साथ ही 2 इसके M16 के स्टिफनर प्लेट के नट बोल्ट जो कैसल नट के साथ लॉक है, देख रहे हैं आप सभी इनको, ये कैसल नट के साथ ये इसकी पहचान है। स्टिफनर प्लेट की लॉकिंग इस कैरियर प्लेट के M16 के कैसल नट के थ्रू होती है। लगाते हुए ध्यान रखना है बोल्ट हमेशा ऊपर और नट हमेशा नीचे रहने चाहिए, इसे बोलते हैं पॉजिटिव फास्टनिंग। अभी तक आपने प्रैक्टिकली कोच के ऊपर जाकर स्टिफनर प्लेट की थिकनेस इन 5 स्थानों पर नापी, ये RDSO के निर्देशानुसार 5 स्थान पर नापी
अब जब आपको इस कंडीशन की कोई प्लेट मिल, देखिए ये प्लेट है ब्लैंक होगी, मतलब खाली ब्लैंकिंग, ये सही थी। ये इसमें प्रेशर आता गया, रबिंग और हीटिंग। ये कैसे होगा? मैंने बताया था कि जब भी ये अब इसका स्पैरो इलास्टिक जो रबर है या रबर हाउसिंग है या कुछ जगह बेयरिंग बोल देते हैं, कुछ जगह बुश बोलते हैं, वो बुश जब कट जाएगा, ठीक है ना, ये जब बुश, ये वाला बुश, ये इस बुश की बात की जा रही है, जब ये कट जाएगा तो इसके बाद इसमें पिन का मूवमेंट बढ़ जाएगा और कई बार वो बिल्कुल फ्रीली होकर बार बार स्टिफनर प्रेस को हिट करेगी और इसका रिजल्टेंट क्या होगा कि ये टूट सकता है और ये पिन निकल सकती है। इसलिए मंथली, एक दिन में नहीं होगा काम, ये धीमे धीमे होगा। इसके निशान इस तरह से आ जाएंगे यदि आप गौर से देखें और ये बहुत ज्यादा कोरोडेड ना हो, इसलिए आपने ब्लैक पेंट कर दिया, दिखाया था ना, ब्लैक पेंटेड होना चाहिए, रेड ऑक्साइड का क्विक ड्राई कोरोजन रेजिस्टेंस पेंट होना चाहिए। फिर इसकी हार्डन बढ़ाएगी, इसकी फिर थिकनेस बढ़ा दी, जो 8 mm की तो 10 से 12 कर दी। अब जब आपने वो देख ली थी ना, स्टिफनर प्लेट ब्लैंक होने से पहले टूट फूट गई या 6 mm से कम हो गई, फिर आपको करना क्या है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ स्टिफनर प्लेट इन फ्रंट ऑफ कैरियर प्लेट। तो करना क्या है, आप अंडर फ्रेम में जाइए। पहले आपके पास रिप्लेसमेंट किट में क्या होना चाहिए, स्टिफनर प्लेट जिस साइड की बदल ली जा रही है, एक कोच में 2, यदि SS1 SS2 SS3 है और कंडीशन बेड पे, उसके बाद इसके एक आपने स्टिफनर प्लेट, एक साइड की बात चल रही है, एक एंड की, 2 इसके हेक्सागोनल हेड बोल्ट M16 × 45 mm, 2 इसके कैसल नट, स्प्रिंग वाशर, ये इसको लॉक करती है, स्प्लिट पिन जो इसको लॉक करेगी, और हेक्सागोनल नाइट्रॉक नट इस ग्रेड के ये आपकी किट में होने चाहिए। इसको आप लेके चलिए। कोच से फ्रंट कैरियर प्लेट को खोलना है। फ्रंट कैरियर प्लेट, ये जो आपके 6 बोल्ट है, आप इनको खोलिए, ठीक है ना। उसको खोलने के बाद आपको क्या करना है, सैद्धांतिक रूप से तो आपको इसको खोलना, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको भी वीडियो दिखा रहा हूं, इसको आपको लूज कर लेना है, ठीक है। फ्रंट कैरियर प्लेट को लूज करना है। उसके बाद इसको इन दोनों जो कैसल नट से जो इसकी स्प्लिट पिन खोलिए, कैसल नट को हाइड्रोलिक जो आपके पास न्यूमेटिक टूल है इससे लूज कीजिए, इसको निकाल लीजिए। जैसे ये निकलेगा, ये इन्हीं 2 नटों के साथ इस पे रेस्ट कर रहा है, ये प्लेट बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना, ये प्लेट बाहर निकल जाएगी। फिर आप जो आपके पास 10 से 12 mm थिकनेस की नई प्लेट है, इसी डायरेक्शन में आप इसको जहां से निकाली, इसको वापस वहां आप रख देंगे। रखते हुए ध्यान क्या करना है, ये कैसल हेड, इसका एक्सटर्नल हेड का हेड ऊपर होना चाहिए, कैसल नट नीचे कसे होने चाहिए, साथ में इसमें आपको स्प्रिंग वाशर वगैरह देकर इसको बंद करना है। दूसरा ध्यान ये देना है कि ये डिटेक्शन जो इसका होल है, डिटेक्शन होल, ये हमेशा नीचे से आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको ओपन लाइन में बड़ी ही आसानी से, इन सूट जहां कोच हो पिट लाइन पे, ये वॉशिंग लाइन पे भी हो जाता है। ये तो अभी हम कोच केयर सेंटर की एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ये वॉशिंग लाइन पर भी हो जाता है। अब आप आइए हमारे दिल्ली डिवीजन में DLT डिपो में बनी इस वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो के माध्यम से इसको समझें। ये इंस्ट्रक्शन आपके पास ये स्कॉट कंपनी के हैं और ये लगभग सभी जगह RDSO डिजाइन के अनुसार सभी जगह लागू होंगे, ठीक है ना। और लास्ट में रिकॉर्ड कीपिंग में आपने इस पे पेंट करना, इस पेंट आपने पहले ही कर दिया था, इस पे पेंट करके ओके लिखना और अपने रिकॉर्ड में इसको रख लेना है, किसके चेंज किए, ठीक है। आइए हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि CBC के स्टिफनर प्लेट को कैसे रिप्लेसमेंट किया जाता है। तो CBC रिप्लेस करने के लिए यदि कोच आपका पिट में है तो पिट में है तो उसके लिए ये CBC के नीचे आप जाकर देखेंगे तो CBC सैंक के नीचे एक सैंक वियर प्लेट लगी हुई है, सैंक सपोर्ट प्लेट लगी हुई है।
शैंक सपोर्ट प्लेट में 3 बोल्ट ये लगे हुए हैं और 3 बोल्ट यही लगे हुए हैं। इसके साथ आप ये देखेंगे ये 2 बोल्ट लगे हुए हैं। ये 2 बोल्ट से हमारा स्टिफनर प्लेट जो है बंधी हुई है, स्टिफनर प्लेट फिक्स है। और इन 3 बोल्टों ये बोल्ट और 3 ये बोल्ट से जो है ये सपोर्ट प्लेट जो है शैंक के नीचे स्टिफनर प्लेट को रोकने का कार्य करती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन 3 बोल्टों को लूज कर लेते हैं। 3 बोल्टों को लूज करने से क्या होता है कि ये इसमें गैप आ जाता है। और इन 2 बोल्टों को खोलकर हम स्टिफनर प्लेट को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो तारा एक बार ये 2 बोल्टों को खोलो। ये दोनों बोल्टों से स्टिफनर प्लेट फिक्स होती है। इस 2 बोल्टों को हम पूरी तरह से निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे और स्टिफनर प्लेट को सरकाकर आराम से निकालेंगे, जिससे कि ये आराम से देखो शैंक पिन अभी अपनी पोजीशन पे है और हमने स्टिफनर प्लेट निकाल लिया है। स्टिफनर प्लेट ये बाहर निकल गई है और नई स्टिफनर प्लेट को हम इसी तरह से अंदर इंसर्ट कर लेंगे। लगाओ, ये नई प्लेट है। नई प्लेट को आराम से अपनी पोजीशन पे ले आएंगे। ये हमारी नई स्टिफनर प्लेट है और इस कंडीशन में ये जो फ्रंट सपोर्ट प्लेट है इसको हमको पूरी तरह से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम आसानी से स्टिफनर प्लेट बाहर निकल जाती है और नई प्लेट हम अपनी पोजीशन पर ले आके इसको पुनः नट बोल्टू से स्टिफनर प्लेट को टाइट कर लेंगे। और इन बोल्टों को हम अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। अब हम जो CBC शैंक सपोर्ट प्लेट को भी के बोल्टों को भी अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे अब अपनी पोजीशन पे। इस तरह हम सारे बोल्टों को टाइट कर लेंगे और हमारा CBC का स्टिफनर प्लेट, ये नई वाली स्टिफनर प्लेट हमने लगा दी है। इनको अच्छी तरीके से टाइट करने के बाद टार्क रिंच से भी हम टाइट कर लेते हैं। धन्यवाद। इसके पश्चात वर्तमान में अभी 2024 सितंबर के बाद, जैसे मैंने बताया था 3 केस हुए थे,
उसके पश्चात भी एक केस अभी 2025 में 2 केस पुनः उसके हुए। तो आरडीएसओ ने इस संदर्भ में 7 मार्च को पुनः एक पत्र निकाला कि जिसके अनुसार एक तो आपको थिकनेस जो D3 में थी वो D1 में कर दी गई और D2 में कर दी गई, ठीक है ना। D2 जो कि मंथली शेड्यूल है, क्योंकि उस कमेटी ने जो इंस्पेक्शन कमेटी थी और आरडीएसओ ने पुनः ये जांचा कि जैसे जैसे स्टीफनर प्लेट की थिकनेस घटती कम होती चली जाती है तो उसका ब्लैंक होने का संभावना, पिन गिरने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है ना। ये जैसे यहाँ से ये प्लेट थिकनेस कम होगी, वो इसको हिट करेगा, अरे तो उसमें उन्होंने आरडीएसओ ने पुनः एक बार किया कि इमीडिएट रिप्लेसमेंट ऑफ स्टीफनर प्लेट विद थिकनेस ऑफ लेस देन 6 mm ड्राई बेसिन ऑयल। पुनः आरडीएसओ ने पूरे भारतीय रेल में कहा कि पूरा इन स्टीफनर प्लेट की जो 8 mm की हैं इसको पुनः नापा जाए, जो बाद में ओईएम कंपनियों ने 10 से 12 mm कर दी थी। उनकी पूरे भारतीय रेल में थिकनेस को नापाया गया, जो 6 mm से कम थी उसको फौरन बदल लें। दूसरा मैंडेटरी रिप्लेसमेंट, मैंने कहा SS1 SS2 SS3 में इन मस्ट चेंज आइटम है, चाहे वो 10 mm की ही क्यों ना हो पुरानी प्लेट, तो ये आपको 100% चेंज चाहिए। यूनिफाइड डिजाइन, जो स्टीफनर प्लेट का अपग्रेड मटेरियल बताया था ना, इसकी हार्डनेस को बढ़ाया गया, ग्रेड 5 में इसको रखा गया ताकि ये जल्दी से उस एसएस की पिन से जो 79.3 mm जिसको 80 mm भी हम बोल देते हैं, उससे बार बार इसकी हिटिंग से ये सॉफ्ट मटेरियल ना टूटे, ठीक है। तो इस प्रकार रेलवे बोर्ड ने D2 शेड्यूल की इसमें आपको जो है D2 शेड्यूल करने की एडवाइस दी पूरे भारतीय रेल में नए हिसाब से, और उसका हाई ग्रेड 5 का पुनः ग्रेड 5 के नए मटेरियल जब तक नहीं स्टीफनर प्लेट आ रहे तो आपको चेक करना है, जितनी जल्दी हो इसको क्लियर करना है, ठीक है ना। इस प्रकार आपने भारतीय रेल में प्रयुक्त होने वाले एस टाइप सीबीसी जो कि एलएचबी आईसीएफ कोचों में समान रूप से होते हैं, और जिसमें सीबीसी और योग का मिलन कॉम्बिनेशन जो है योग पिन, सेंटर पिन या कहीं मेन पिन के माध्यम से होता है, तो उसमें ये मेन पिन ना गिर जाए, हेडलेस होती है तो ये मेन पिन ना गिर जाए, तो इसके लिए स्टीफनर प्लेट की अवधारणा, उसके नापने का ढंग, उसको कब बदलना है, वर्कशॉप में क्या क्या एहतियात बरतने हैं। यदि आप इन सब चीजों को, सेफ्टी का जो इतना महत्वपूर्ण आइटम है, आप जान ही रहे हैं ट्रेन पार्टिंग सबसे बड़ा हादसा है, विशेषकर सवारी गाड़ियों में है तो हर जगह। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप एलएचबी आईसीएफ कोचों में जो एस टाइप सीबीसी से युक्त हैं, इसमें मॉप कपलर, डेलनर और एफटीआई नहीं आ रहे क्योंकि उसमें पिन नहीं होती, तो उसमें प्रयोग करेंगे और भारतीय रेल की एक सुरक्षित, संरक्षित और विश्वसनीय यात्रा प्रदान करेंगे। धन्यवाद।